बढ़िए। देखिए अभी तक हम लोग जो देखे थे बिहार स्पेशल में, खासकर आधुनिक बिहार में, आधुनिक बिहार में क्या देखे, कौन कौन से आंदोलन हुए, जैसे बहावी आंदोलन, लोटा विद्रोह और नोनिया विद्रोह। इसके बाद 1857 का विद्रोह भी देखे। ठीक है, तो देखिए सवाल आपसे बनेगा, बिहार स्पेशल से सवाल तो रहता ही है। तो आगे जो हम लोग टॉपिक देख रहे हैं कांग्रेस, तो आपको पता होगा कांग्रेस का गठन कब हुआ था? 1885 में। किसने किया था? A.O. ह्यूम ने, यानी कांग्रेस का गठन किया था A.O. ह्यूम ने। और उस समय वायसराय कौन था? वायसराय था डफरिन। अच्छा ये बताइए कांग्रेस के पहले अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? कौन? उमेश चंद्र बनर्जी। और कहाँ पे हुआ था? बम्बई में। तो कांग्रेस के बहुत सारे अधिवेशन हुए हैं, और आपने ये भी देखा होगा कांग्रेस नाम किसने दिया था? दादा भाई नेहरू जी ने। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1991 में 1891 में इसका नाम जुड़ा था राष्ट्रीय संघ। तो ये सब आप लोग आधुनिक भारत में देख चुके हैं। यहाँ जो हम लोग देखेंगे बिहार से जुड़ा हुआ क्या है, तो देखिए कांग्रेस का जो अधिवेशन था यानी 1912 कहाँ पे हुआ था? बांकीपुर पटना। यानी कांग्रेस का जो बिहार में पहला अधिवेशन हुआ था कब? 1912 में। कहाँ पे? बांकीपुर पटना में। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे? ये बार बार पूछा जाता है, बांकीपुर पटना अधिवेशन 1912 के अध्यक्ष कौन थे? R.N. मुधोलकर। ये इस बार भी पूछा गया था। बांकीपुर अधिवेशन यानी बिहार में पहला जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था? 1912 में। कहाँ पे? बांकीपुर पटना में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? R.N. मुधोलकर। बिहार में जो दूसरा अधिवेशन हुआ है वो कब हुआ है? 1922 में। कहाँ पे हुआ है? गया अधिवेशन। गया अधिवेशन। और इसके अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? चित्तरंजन दास। देखिए बिहार में दो अधिवेशन हुए हैं, बांकीपुर पटना में और गया अधिवेशन। बांकीपुर पटना में कब हुआ था? 1912 में। और गया में कब हुआ है? 1922 में। हाँ, 1940 में का रामगढ़ अधिवेशन होगा, यानी ये जो 1940 का रामगढ़ अधिवेशन नाम सुनते कि नहीं? रामगढ़ अधिवेशन कहाँ पे है? अभी झारखंड में है। जिसके अध्यक्ष कौन होंगे? मौलाना अबुल कलाम। ठीक है, लेकिन वो भी बिहार उस समय के हिसाब से बिहार में था, लेकिन अभी के हिसाब से कहाँ है? झारखंड में। तो आप मॉडर्न इंडिया में आप देखे होंगे क्योंकि उसके बाद ठीक 6 साल तक अधिवेशन नहीं होगा। तो याद रखिएगा पटना बिहार में 1912 में, 1922 में। और ये जो गया अधिवेशन है ये किस लिए प्रसिद्ध है? प्रसिद्ध क्यों गया अधिवेशन 1922? बताइए, गया अधिवेशन 1922 किस लिए प्रसिद्ध है? अरे याद है जब असहयोग आंदोलन अचानक वापस हो गया, असहयोग आंदोलन गांधी जी ने जब अचानक वापस ले लिया तो कांग्रेस दो भागों में बट गया, एक परिवर्तनवादी और एक अपरिवर्तनवादी। यानी परिवर्तनवादी जो थे उनका मानना था भाई असहयोग आंदोलन में हम जो बहिष्कार की नीति अपना रहे हैं ये सब सही है, लेकिन हमें विधानमंडल का बहिष्कार नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादी कौन थे? जो ये चाहते थे जैसे गांधी जी ने कहा वैसे ही करना है। तो परिवर्तनवादी में कौन थे? चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू। और अपरिवर्तनवादी में राजेंद्र प्रसाद। तो परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादी में बंटवारा कहाँ पे हुआ था? गया अधिवेशन में। यानी इस अधिवेशन में
परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादी में बंटवारा हुआ था। दो भागों में बटा था गया अधिवेशन। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखना है। ये था आपका बिहार से जुड़ा हुआ, बिहार में कांग्रेस। अगर पूछा जाए बिहार में क्रांतिकारी घटना, बिहार में कौन सी क्रांतिकारी घटना हुई थी? तो क्रांतिकारी घटना थोड़ा वो तो सत्याग्रह है ना, क्रांतिकारी घटना है। चलिए डेट भी बता देते हैं, 30 अप्रैल 1908। अब बताइए कौन सी घटना हुई थी? 30 अप्रैल 1908। अरे बस सिंपल से घटना है, मुजफ्फरपुर बम कांड। मुजफ्फरपुर बम कांड याद है? देखिए इसमें समझिए क्या हुआ था। एक जज थे किंग्सफोर्ड, ये कहाँ के जज थे? कलकत्ता में जज थे। ठीक है, ये जज थे कलकत्ता में और इनका ट्रांसफर कहाँ हो गया? मुजफ्फरपुर। यानी जो किंग्सफोर्ड जज थे उसका ट्रांसफर कलकत्ता से हो गया मुजफ्फरपुर। लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा कड़क मिजाजी थे, भारतीयों को ये हमेशा नीची नज़र से देखते थे। तो प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस जो है इनको मारना चाहते थे। कौन? प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस। इन्होंने प्लान बनाया क्या? जब किंग्सफोर्ड जब भारत आएंगे, चाहे मुजफ्फरपुर आएंगे, तो उस पर बम फेंका जाएगा। और 30 अप्रैल 1908 को ये आने वाले थे मुजफ्फरपुर, तो इन्होंने प्लान बनाया इसके बग्गी पे बम फेंका जाएगा। लेकिन गलती से वो बम कहाँ चला गया? इनका जो वकील था कैनेडी, कौन था? वकील कैनेडी। और एक बग्गी में इसकी पत्नी भी थी और बेटी भी थी। तो बम किस पे जा गिरा? वकील कैनेडी के पत्नी और बेटे वाले बग्गी पे, जिसमें इसकी मृत्यु हो गई। मारना किसको चाहते थे? किंग्सफोर्ड को। अब मर कौन गए? वकील कैनेडी की पत्नी और बेटी। ठीक है, तो इस दुख में कहिए या अफसोस में प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने खुद को गोली मार ली और खुदीराम बोस को पकड़ लिया गया और बाद में उसको फांसी दे दी गई। और सबसे कम उम्र में फांसी चढ़ने वाला वो व्यक्ति बना। ठीक है, खुदीराम बोस। तो देखिए ये बिहार से जुड़ा हुआ क्रांतिकारी घटना है, यानी मुजफ्फरपुर बम कांड। सवाल आपसे ये पूछा जाता है मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ था? तो 30 अप्रैल 1908 को। फिर पूछा जाता है इस बम कांड में कौन से क्रांतिकारी जुड़े हुए थे? तो प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस। ये मारना चाहते थे जज किंग्सफोर्ड को, लेकिन गलती से मर गए वकील कैनेडी की पत्नी और बेटी। ठीक है, जिसके अफसोस के कारण प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने खुद को गोली मार दी और खुदीराम बोस को फांसी मिल गई। ठीक है, रुकिए। देखिए होम रूल आंदोलन, ये आप लोगों को पता होगा जो 1916 में होम रूल आंदोलन शुरू किया गया था दो लोगों के द्वारा। किसके द्वारा? दो लोगों के द्वारा, एनी बेसेंट और किसके द्वारा? बताइए और कौन थे दूसरे? होम रूल आंदोलन दो जगह शुरू हुआ था, एक हुआ था बॉम्बे में शुरू और एक हुआ था मद्रास में। तो मद्रास में एनी बेसेंट थी, बॉम्बे में कौन थे? बाल गंगाधर तिलक।
बाल गंगाधर तिलक। अब देखिए ये नाम है होम रूल, यानी गृह शासन यानी स्वशासन। इनका कहना था, उद्देश्य था, जो स्थानीय प्रशासन है उसमें भारतीयों की भागीदारी बढ़ाई जाए। जैसे स्थानीय प्रशासन से मतलब जिला स्तर पे, नगर पालिका में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाई जा सके, तो इसके लिए आंदोलन चलाया गया था, होम रूल आंदोलन। किसके द्वारा? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1916 में। तो एनी बेसेंट वाली जो शाखा था, इसका एक ब्रांच बिहार में भी खुला, और बिहार में 16 दिसंबर 1916 को होम रूल आंदोलन शुरू हुआ। कहाँ से? पटना से। कहाँ से शुरू हुआ? पटना से। और बिहार में जो होम रूल आंदोलन हुआ था पटना में, तो उसके अध्यक्ष कौन थे? पटना वाले होम रूल के अध्यक्ष मजहरुल हक। और उपाध्यक्ष कौन थे? सरफराज हुसैन खान और पूर्णेंदु नारायण सिंह। और सचिव कौन थे? चंद्रवंशी सहाय और बैजनाथ नारायण सिंह। ये सब पटना से जुड़े हुए थे। मुजफ्फरपुर में किसने चलाया था? जनकधारी प्रसाद ने। और सारण छपरा में किसने चलाया था? बजरंग सहाय और तारनी प्रसाद सिंह। यानी होम रूल आंदोलन की शुरुआत हुई थी एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बिहार में भी हुआ। बिहार में कब शुरू हुआ? 16 दिसंबर 1916 को। कहाँ से हुआ था? पटना से। और पटना में अध्यक्ष कौन थे? मजहरुल हक। और उपाध्यक्ष सरफराज हुसैन खान, पूर्णेंदु नारायण सिंह। और सचिव कौन थे? चंद्रवंशी सहाय और बैजनाथ नारायण सिंह। अब ये सवाल कैसे आपसे पूछेगा? बिहार में होम रूल आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 16 अप्रैल है 1916 को। कहाँ पे? अब देखिए, जैसे एक सवाल आ जाएगा, निम्नलिखित में कौन होम रूल से संबंधित नहीं है? ऑप्शन 1 बताइए, निम्नलिखित में कौन जो है होम रूल आंदोलन से संबंधित नहीं है? राजेंद्र प्रसाद। सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है, तो आपको नाम याद होगा तभी तो क्लियर कर पाइएगा ना। या ऐसे पूछ देगा, पटना के होम रूल से संबंधित कौन नहीं है, और यहाँ पे ऑप्शन में यहाँ हटा करके एक और ऑप्शन दे देगा, मजहरुल हक। तो देख, इसमें से कौन पटना से संबंधित नहीं है? जनकधारी प्रसाद। क्यों? कहाँ से संबंधित है? मुजफ्फरपुर से। यानी आपसे सवाल कैसे भी घुमा के पूछा जा सकता है। यानी होम रूल आंदोलन का अध्यक्ष पटना में कौन था अध्यक्ष? मुजफ्फरपुर में किसने चलाया? फिर सारण में किसने चलाया? है कि नहीं? या 4 नाम दे देगा, एक अलग नाम देगा कौन इससे नहीं जुड़ा हुआ है, या ऐसा दे देगा निम्नलिखित में कौन होम रूल आंदोलन से जुड़ा हुआ है। 3 नाम अलग अलग दे देगा। जैसे नाम दे देगा श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, राजेंद्र प्रसाद, बजरंग सहाय, तो आंसर हो जाएगा बजरंग सहाय। ठीक है, क्योंकि आप बिहार स्पेशल से देख रहे हैं ना, इसलिए बिहार स्पेशल के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। तो ये जो है बिहार का होम रूल आंदोलन में आपको ये लिखना होगा। ठीक है, रुकिएगा, कट गया फिर से, हो ना। तो चंपारण आंदोलन, तो चंपारण आंदोलन जो है सिर्फ बिहार के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए प्रसिद्ध है। क्यों? क्योंकि भारत में गांधी जी के द्वारा पहली बार किसी आंदोलन में जब हिस्सा लिया गया है वो है चंपारण। या आप ये कह सकते हैं गांधी जी ने अपने सत्याग्रह का प्रयोग इस आंदोलन में किया था। ये वही आंदोलन है जिस आंदोलन में गांधी जी को एक नया नाम मिलेगा, महात्मा। और ये महात्मा नाम कौन लेंगे? रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इस हिसाब से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि नहीं? देखिए, चंपारण तो आप जानते होंगे, आज चंपारण 2 भाग में बटा है, पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण यानी मोतिहारी, पश्चिमी चंपारण यानी बेतिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या था, एक पद्धति विकसित था, 3 कठिया पद्धति। कौन सी पद्धति परिचित था?
3 कठिया पद्धति। अब इसमें होता क्या था, आपको पता है 1 बीघा में कितना कट्ठा होता है? 20 कट्ठा। तो यहां पे क्या था, अंग्रेज जो नील बगान मालिक थे, अंग्रेज नील बगान मालिक वो करते क्या थे, जो 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा में क्या करना होता था? नील की खेती करनी पड़ती थी, और 17 कट्ठा में वो अपने हिसाब से खेती करता था। तो यानी प्रत्येक बीघा में 20 कट्ठा होता है, तो उसमें 3 कट्ठा में नील की खेती का उत्पादन करना पड़ता था, और बाकी में आप अनाज उपजा सकते थे। तो इससे चल भी रहा था, किसानों को भी फायदा हो रहा था। लेकिन 19वीं सदी के आखिरी दशक में, यानी 1890 से लेकर के 1900 तक में जर्मनी में रंग का खोज होने गया। और इससे पहले क्या था, नील से ही कपड़ों को रंगा जाता था। लेकिन जब रासायनिक खोज हो गई जर्मनी में, तो नील का डिमांड वर्ल्ड पे धीरे धीरे कम होने लगा। अब जब जाहिर सी बात है, आपको रंग का खोज हो गया तो नील क्यों लगाएगा कोई? तो नील की मांग कम होने लगी, तो बगान मालिक क्या किए, ये इनको नील बिकता नहीं था, अब इनसे फायदा भी नहीं होता था। तो जो भी इनको नुकसान हुआ वो किसका भरपाई करने लगे? किससे? किसानों से लेने लगे, और भी ज़बरदस्ती। यानी नील की खेती में जो इनको नुकसान हुआ, तो नील बगान मालिक जो थे उससे ज़्यादा पैसा किससे लेने लगे? किसानों से। अब है किसानों की एक तरफ नील की खेती भी बंद हो गई, है कि नहीं? और इतने वर्षों से नील की खेती किया, तो ये ज़मीन भी बेकार हो गया। अब यहाँ फसल नहीं हो पा रहा है, और ऊपर से आप इस पर ज़बरदस्ती वसूली कर रहे हैं। जो भी नुकसान हुआ कौन भरेगा? किसान भरेगा। ठीक है। तो इस कारण क्या हुआ, यहाँ के लोगों की स्थिति बहुत खराब हो गई। आप किसी पिक्चर और में देखिएगा, फोटो में दिखाएगा, यहाँ तक कि यहाँ के लोगों को केवल हड्डी दिखता था। इतना आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो चुका था, खाने के लिए कुछ नहीं था, पैसा जो भी इनकम होता था सब अंग्रेज छीन लेता था। तो उसी में क्या हुआ, एक वृद्ध व्यक्ति थे जिसका नाम था राजकुमार शुक्ल। जब देखा गया भाई अब स्थिति जरूरत से ज़्यादा गंभीर हो गया है, तो ये कहाँ पहुँचे? 1916 में लखनऊ पहुँचे। क्यों? लखनऊ में अधिवेशन हो रहा था 1916 में। इनको बोला गया था भाई, ये गांव में कह के आए थे, हम गांधी जी को यहाँ लेके आएंगे, और जब तक गांधी जी को लेके नहीं आएंगे तब तक हम चंपारण नहीं आएंगे। तो इन्हीं के राजकुमार शुक्ल के कहने पे गांधी जी 10 अप्रैल 1917 को कहाँ पहुँचे? पटना। और 15 अप्रैल 1917 को कहाँ पहुँचे? मोतिहारी। कहाँ से? राजकुमार शुक्ल के कहने पे महात्मा गांधी यानी उसे गांधी जी कहाँ पहुँचे? पटना। और फिर पटना से कहाँ पहुँचे? मोतिहारी। अब जब इन्होंने क्या किया, पूरा भ्रमण किया, तो देखा भाई स्थिति सही में गंभीर है। तो इन्होंने क्या किया, जो वहाँ के जो उस समय के उपराज्यपाल थे, यानी बिहार के उपराज्यपाल जो थे, जिसका नाम था एडवर्ड गेट। एडवर्ड गेट को कहा भाई देखिए स्थिति तो गंभीर है, इसीलिए जांच कमेटी बैठनी चाहिए, जिसके कारण क्या हो सके, जो किसानों को जो उसकी जो समस्या उसको दूर किया जा सके। तो एडवर्ड गेट ने क्या किया, एक समिति बनाई, जिसका अध्यक्ष, समिति का क्या नाम था? चंपारण कृषक राहत समिति 1917। यानी उपराज्यपाल ने क्या किया, एक चंपारण कृषक राहत समिति गठन किया, और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे FG स्लाई। चंपारण कृषक राहत समिति के अध्यक्ष कौन थे? जी स्लाई। और इस समिति में एक सदस्य गांधी जी भी थे। ठीक है। और अंत में क्या हुआ, इस समिति ने कहा भाई ठीक है, यहाँ जो है 3 कठिया पद्धति अब क्या किया जाना चाहिए, बंद होना चाहिए, और जितना भी पैसा वसूला गया था किसानों से ज़बरदस्ती, उसका 25% किसानों को वापस लौटा दिया जाए।
ठीक है। तो कई बार आरोप भी लगता है गांधी जी पे, तो आप 100% क्यों नहीं मांगे, 25% ही क्यों मांगे। तो भाई चलिए कम से इतना तो था, वो हार मान अपना गलती स्वीकार किया और 25% लेने के लिए भी राजी हो गया था, इसलिए गांधी जी की ये सफलता ही मानी जाती है। ठीक है, तो ये 25 लौटा दिया गया और ये आंदोलन समाप्त हो गया। लेकिन याद होगा आपको, पहले ही पता होगा, इसी आंदोलन में गांधी जी को एक नया नाम दिया गया, महात्मा। और ये किसने दिया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, तो देखिए सिंपल सी बात है, चंपारण आंदोलन में आपको क्या क्या याद रखना है। चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ है। ये किसके खिलाफ था, तीन कठिया पद्धति के खिलाफ। तीन कठिया पद्धति क्या था, जो वहाँ के किसानों को या नील बगान मालिकों ने ये देखा था, आप 1 बीघा में जो 20 कट्ठा होता है, जिसमें से 3 कट्ठा में आप नील का उत्पादन करेंगे और 17 कट्ठा में अनाज उपजाएंगे। लेकिन जब जर्मनी में रंग की खोज हो गई तो नील उत्पादन धीरे धीरे कम होने लगा। नील उत्पादन कम होने के कारण जो बगान मालिकों को नुकसान हुआ, वो भरपाई किससे करवाए, किसानों से। और उसी में एक राजकुमार शुक्ल के वृद्ध किसान थे, जो गांधी जी को बुलाने लखनऊ पहुंचे 1916 में, जिसके आग्रह पर गांधी जी यहाँ आए। और गांधी जी आए तो यहाँ एक समिति बनी, चंपारण कृषक राहत समिति, जिसके अध्यक्ष कौन थे, FJ सलाय। और उस समिति के एक सदस्य गांधी जी भी थे। और इस समिति ने क्या किया, इस समिति के सुझाव पर 3 कट्ठिया पद्धति बंद कर दी गई और किसानों से जो अवैध पैसा वसूली हुई थी उसका 25% किसानों को वापस लौटा दिया। अगला पॉइंट जरूर याद रखिएगा, इसी आंदोलन में महात्मा का उपाधि मिली, किसके द्वारा, रविन्द्रनाथ टैगोर की। दूसरा, गांधी जी का पहला सत्याग्रह का जो प्रयोग है भारत में, वो चंपारण सत्याग्रह ही है। ठीक है, और उसके बाद एक बार पूछ दिया गया था, राजकुमार शुक्ल का गांव का क्या नाम था, मुरली भर हवा। देखिए ये कोई याद रखने की चीज़ नहीं है, ये गलती से कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जिस पे आपको फोकस नहीं करना। फोकस करना है इस पे, फोकस करना है किस पे, इस पे। अब फोकस करना है जो उस समय गांधी जी को या गांधी पाला सत्याग्रह था। ठीक है, ओके। ये चंपारण सत्याग्रह जब सफल हुआ तो उसके बाद बिहार में एक और हुआ था, कहाँ पे, यह दरभंगा महाराज के खिलाफ। किसके खिलाफ, देखिए अब दरभंगा का राज जो था, जैसे अभी का दरभंगा है, मधुबनी सब क्षेत्र है, यहाँ पे क्या था, जो इसके जो सैनिक होते थे इसको कहते थे गुमास्तो। दरभंगा महाराज के सैनिक को क्या कहते थे, गुमास्तो। तो ये लोग करते क्या थे, जब वसूली करने जाते थे आम जनता से तो ज़बरदस्ती करते थे, मतलब मारते पीटते थे। ठीक है, जैसे मान लिया टैक्स वसूलने में लोगों को बहुत पीटते मारते थे, मतलब पूरी तरह से दबंगई करते थे गुमास्तो। और गुमास्तो कौन था, दरभंगा महाराज के सैनिक। इन्होंने क्या किया था, जंगलों पर भी लकड़ी काटने पर रोक लगा दिया और ज़बरदस्ती वसूली के कारण क्या हुआ, तो यहाँ के किसान भी धीरे धीरे परेशान होने लगे। तो परेशान तो हो रहे थे, तो पहले शुरुआत में लगा क्या जैसे कोई आंदोलन सफल नहीं होगा, लेकिन जब चंपारण आंदोलन सफल हुआ तब क्या हो गया, दरभंगा के किसानों में भी एक जान आई। और जून 1919 में क्या हुआ, दरभंगा महाराज के खिलाफ विद्रोह हुआ। और विद्रोह किसने किया, विभूषण प्रसाद ने। इसका नेतृत्व किसने किया, विभूषण प्रसाद, जिसे हम लोग इतिहास में किस नाम से जानते हैं, स्वामी विद्यानंद के नाम से। किस नाम से जानता है, स्वामी विद्यानंद के नाम से। मेन नाम यही आएगा। जो दरभंगा महाराज के खिलाफ जो विद्रोह हुआ था वो किसके नेतृत्व में हुआ था, स्वामी विद्यानंद। हाँ, एक बार पूछा गया है स्वामी विद्यानंद का मूल नाम क्या है, विभूषण प्रसाद। अब होता क्या था, जैसे मान के चलिए
कुमास्तो को भेजा गया जो टैक्स कलेक्ट करने के लिए, लगान वसूलने के लिए। अब ये जाता था, ज़बरदस्ती लगान वसूलता था, ज़रूरत से ज़्यादा लगान वसूल लेता था। महाराज का कहना था कुछ और, ये ज़्यादा ले लेता था, है कि नहीं। फिर लकड़ी काटने पे पाबंदी लगा दिया, फल तोड़ने पे पाबंदी लगा दिया। तो जिसके कारण यहाँ के किसानों ने विद्रोह कर दिया। किसके नेतृत्व में? स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में। ठीक है। अब ये जो विद्रोह फैला, कहाँ कहाँ विद्रोह फैला? ये विद्रोह फैला कहाँ पे? दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, पूर्णिया, मुंगेर, भागलपुर, इतने क्षेत्रों में ये विद्रोह फैल गया था। ठीक है। तो आपसे जो सवाल पूछा जाता है तो पूछा क्या जाता है? स्वामी विद्यानंद वो किससे जुड़े हुए थे? दरभंगा से। ठीक है। एक बार बीपीएससी में पूछा गया था, या इसमें पूछ दिया, 3-4 नाम दे दिया था किसान से जुड़ा हुआ, और पूछा गया ये निम्नलिखित तो कौन सा बिहार से जुड़ा हुआ नहीं है। तो अभी हम आप लोग देखेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा, अभी तो शुरुआत ही की है। तो ये दरभंगा महाराज के खिलाफ जो पहली बार आंदोलन हुआ वो किसके द्वारा? स्वामी विद्यानंद द्वारा। ठीक है। लेकिन इनके जो महाराज थोड़ा समझदार थे, रामेश्वर सिंह, ये दरभंगा राजा जो थे, कौन? रामेश्वर सिंह। इन्होंने क्या किया? 1922 में एक प्रांतीय सभा बना दिया, प्रांतीय सभा। और इस सभा में क्या गया? किसानों का जो समस्या उसको सुनने का जो है क्या प्रावधान रख दिया गया। पर जिस किसान को जिसको जो समस्या है आप यहाँ बताइए और हम उसको सॉल्व करेंगे। तो इस कारण ये विद्रोह समाप्त हो गया। और अब जब आप विद्रोह राजा तक करने के लिए गए और राजा इस बात को मान ले जाए तो विद्रोह समाप्त हो जाएगा ना। तो सवाल क्या है? दरभंगा यहाँ पे पूछा जाएगा, स्वामी विद्यानंद किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ था? दरभंगा क्षेत्र से। ठीक है। इसके बाद जो होगा किसान में ही देख लेते हैं। एक तो दरभंगा महाराज खिलाफ हो गया। इसके बाद 1922-23 में एक किसान सभा का गठन किया जाएगा, किसान सभा बनेगा। ठीक है। और ये बनाएंगे कौन? मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह। देखिए ये औपचारिक तौर पर नहीं होगा, बस एक चर्चा होगा। 1922-23 में जो चर्चा होगा, जो एक किसान सभा का गठन किया जाएगा। ठीक है। और ये किसने चर्चा किया? मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह। और इस चर्चा पे आगे चल करके 4 मार्च 1928 को किसान सभा का गठन होगा औपचारिक तौर पे, यानी विधिवत रूप से। यानी किसान सभा का औपचारिक रूप से स्थापना। और ये कौन करेंगे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। यानी बिहार का सबसे बड़ा जो कोई किसान लीडर बना है वो कौन है? स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो देखिए 1922-23 में ये चर्चा चलेगा, जो किसान सभा का गठन होगा। और ये चर्चा कौन चलाएंगे? मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह। लेकिन औपचारिक तौर पे कब गठन होगा? 4 मार्च 1928 को। किसके द्वारा? स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। देखिए दोनों में अंतर क्या है? जैसे अभी मान के चलिए, अभी हमने कह दिया भाई, देखिए हम सोच रहे हैं क्या, जो सहरसा के अलावा पूर्णिया, मधेपुरा और सुपौल में भी अपना ब्रांच खोले। अभी हमने क्या कर सिर्फ कहा है, तो उसी तरह यहाँ सिर्फ कहना हुआ। लेकिन जिस दिन खोल दिए वो हो जाएगा औपचारिक तौर पे, कानूनी तौर पे, लिखित तौर पे, है कि नहीं। तो किसान सभा आपसे देखिए पूछा कैसे जगह यहाँ सवाल, किसान सभा का गठन 1922-23 में किसने किया? तब आप ये लगाए मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह। अगर खाली इतना कह दे किसान सभा का गठन किसने किया है? सहजानंद सरस्वती। अगर ईस्वी दे दिया तब ईस्वी से आप अंतर कर लीजिएगा, और अगर ईस्वी नहीं दिया है स्वामी सहजानंद सरस्वती। अब देखिए यही जो आगे चल करके आपको पता होगा, हर साल नवंबर दिसंबर के महीने में सोनपुर में मेला लगता है कि नहीं?
जो पूरे एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। और इस मेले को हम लोग किस नाम से जानते हैं? हरिहर नाथ मेला। ठीक है, किसने जानते हैं? हरिहर नाथ मेला या सोनपुर मेला। तो उसी समय यानी नवंबर 1929 में हाज ये क्या सोनपुर मेला था, जिसका क्या नाम जानते हैं? हरिहर नाथ मेला। यानी सोनपुर मेला में एक बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन। यानी ये जो किसान सभा था वो क्या बन गया? बिहार प्रांतीय। तो पहले क्या ये बस छोटा सा किसान सभा था, अब इसको कहाँ तक ले गया? पूरे बिहार। यानी ये पूरे बिहार के किसानों को समझेगा। ऐसे समझिए, जैसे ये पटना में गठन हुआ तो यहाँ आसपास के किसानों को पहले देखता था, लेकिन जब ये धीरे धीरे क्या गया, इस स्वामी शाहजानंद शासन का भाई ये सिर्फ बिहार की सिर्फ क्षेत्रीय नहीं होना चाहिए, पूरे बिहार के लेवल पर होना चाहिए। अब बिहार में कहीं भी किसान आंदोलन होगा तो उसका लीडर कौन होगा? बिहार प्रांतीय किसान सभा। अब जैसे मान चलिए दरभंगा में कोई विद्रोह हो रहा है, कौन करेगा? बिहार प्रांतीय किसान सभा। सासाराम में हो रहा है, किशनगंज में हो रहा है, कहीं भी हो रहा है तो देखने वाला कौन होगा? बिहार प्रांतीय किसान सभा। पता है पूरा एक स्टेट लेवल पे हो गया। कब? नवंबर 1929 में। और जब ये बना था तो इस समय इसके अध्यक्ष कौन थे? भाई स्वामी सहजानंद सरस्वती। और उपाध्यक्ष कौन बने? श्री कृष्ण सिंह। ये भारत के पहले मुख्यमंत्री बनेंगे यही। तो ऐसे समझिए, ये तो आप समझ गए। इसमें क्या था, जो बार बार किसान आंदोलन हो रहा था तो सबसे पहले 1922-23 में किसान सभा के गठन की चर्चा की गई। किसके द्वारा? मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह, जिसे औपचारिक तौर पे 4 मार्च 1928 को बना दिया गया, पटना उसके आसपास के क्षेत्र में। लेकिन आगे चल करके नवंबर 1929 में यही क्या बन गया? पूरे बिहार के स्तर पे बन गया। और इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? स्वामी सहजानंद सरस्वती और उपाध्यक्ष श्री कृष्ण सिंह। क्लियर है इतना तक? अब तो बिहार तक है। अब यही जाकर के आगे 1936 में लखनऊ में क्या बन जाएगा? अखिल भारतीय किसान सभा। और इसके अध्यक्ष भी कौन होगा? स्वामी सहजानंद सरस्वती। और उपाध्यक्ष एनजी रंगा। ठीक है, ये बार बार पूछा जाता है अखिल भारतीय किसान सभा गठन कब हुआ था? 1936 में। कहाँ पे? लखनऊ में। अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती और उपाध्यक्ष एनजी रंगा। उपाध्यक्ष कहिए या सचिव भी लिखा हुआ आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें क्या एक सिस्टम से चला है। सिस्टम करने का मतलब पहले किसान सभा का चर्चा हुआ 1922-23 में, फिर किसान सभा बना 1928 में, फिर वो 1929 में पूरे बिहार का स्तर पर बन गया और फिर भारत के स्तर पर। यहाँ उपाध्यक्ष नहीं, यहाँ पे जो है सचिव ही होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? लिखिएगा। ऑन कर दिए। देखिए, बहरिया ताल आंदोलन या बकास आंदोलन। देखिए बहरिया ताल आजकल बरहिया नाम से जाना जाता है। अभी के हिसाब से जाइएगा तो ये कहाँ पे है? लखीसराय में।
लेकिन ये जो आंदोलन हुआ है 1935 में, तो उस समय के हिसाब से जो लखीसराय किसके अंदर था? मुंगेर के अंदर। तो ये बरहिया ताल जो है, बरहिया या बहरिया कहिए, अभी बरहिया करके जगह है, कहाँ पे? लखीसराय में। ये 1935 में किसके अंदर था? ये मुंगेर में। तो कभी कभी ये पूछा जाता है बहरिया ताल आंदोलन कहाँ पर हुआ है? तो मुंगेर में हुआ था, और अभी के हिसाब से लखीसराय में। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ऑप्शन में मुंगेर है तो मुंगेर लगा दीजिएगा, लेकिन ऑप्शन में अगर लखीसराय भी दे दे तब तो आपको लखीसराय लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर लखीसराय ना रहे तो कहाँ लगाइएगा? मुंगेर। अब देखिए बहरिया जगह का नाम है, इसका दूसरा नाम क्या है? बकास्त आंदोलन। याद हम आपको बताए थे, जो किसान जो होता है, किसान 3 प्रकार का किसान होता है। किसान कितने प्रकार का होता है? 3। एक हो गया रैयत, एक हो जाता है काश्तकार, और एक होता है बकास्त। यानी भारत में, खासकर बिहार में 3 प्रकार के किसान होते हैं, रैयत, काश्तकार और बकास्त। रैयत मतलब वैसा किसान जो अपने जमीन पे खेती करता है। और काश्तकार क्या होता है? जिसका जमीन नहीं होता है लेकिन फिर भी खेती करता है दूसरी जमीन पे। अब जैसे मान चलिए कोई व्यक्ति है जिसके पास 10 बीघा जमीन है, अब वो जॉब कर रहा है, तो खुद तो खेती करेगा नहीं, तो किसी को खेती पे देता ना, मनहुंडा पे या ले देता कि नहीं। तो अब देखिए जो खेत का मालिक है वो हो गया, और जो खेत का मालिक नहीं है फिर भी खेती करता है, देखा कि नहीं ऐसा कभी? तो उसे क्या कहते हैं? काश्तकार। हाँ, बकास्त क्या होता है? जो खेत का मालिक भी होता है और लेकिन अनाज का मालिक नहीं होता है। कैसे संभव है? खेत आपका, खेती आप करें, लेकिन आप अनाज के मालिक ना हो, ऐसा होता है? हैं? कैसे होता है बताइए? जैसे मान चलिए आपके पास 5 बीघा जमीन है, आपने परिस्थिति में जब बेटी के शादी में या बीमारी में किसी में आप हमसे 10 लाख रुपए ले लिए और आप पैसा नहीं चुका रहे, तो कोई बात नहीं, आप खेती कीजिए, आपका फसल हम ले लेंगे, है कि नहीं? तो ऐसे कंडीशन में किसान खुद होता है, अपने ज़मीन पे खेती करता है, लेकिन मालिक कौन होता है? जिससे वो कर्ज लिया है। तो वैसे किसान को कहा जाता है बकास्त। अब वैसा भूमि जिस पे खेती होता है तो उसको क्या कहा जाता है? बकास्त भूमि। तो ये जो बकास्त आंदोलन है वो ऐसे किसानों के लिए ही हुआ था। अब जैसे मान चलिए पहले क्या था, आपने हमसे कर्जा ले लिया, अब वो कर्जा आप चुकाए जा रहे, 5 पुश्त 10 पुश्त निकल गया, आपका कर्जा पूरा हो ही नहीं रहा है कि नहीं? पहले फिल्मों में इसी तरह विलन होता था ना, एक बार आप किसी से कर्जा ले लिए तो आप उसका फिर ज़मीन चुका या उसका कर्जा चुका नहीं पाते थे, तो हमेशा अगली ज़मीन का प्रयोग वही करने लगा था। तो इसीलिए जो है 1935 में बकास्त आंदोलन हुआ था उन लोगों के द्वारा जो कहता भाई हम जब पैसा तो आज से 50 साल से आपका खेती करके चुका रहे हैं, मेरे परदादा जी कर्जा लिए तो आज तक मेरा कर्जा नहीं चुक रहा है कि नहीं? तो कितना कर्जा ले लिए। तब उस समय ये बकास्त आंदोलन हुआ, कहाँ पे? मुंगेर के बहरिया ताल में, जो वर्तमान में कहाँ पे है। और इसके जो अध्यक्ष नेतृत्व करता थे वो कौन थे? कायानंद शर्मा। इसके अध्यक्ष कौन थे? नेतृत्व करता थे कायानंद शर्मा। तो यानी बकास्त आंदोलन, बकास्त वैसा किसान जो अपने जमीन पे खेती करता है लेकिन अपने फसल का मालिक नहीं होता है। उसका मालिक कौन होता है? जिससे वो कर्जा लिया होता है। कहने को तो कुछ सालों के लिए था लेकिन ये जीवन भर चलता रहता था। तब कायानंद शर्मा के नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ 1935 में, कहाँ पे? बरहिया ताल मुंगेर में। ठीक है, देखिए